नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। तो आज बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार पर करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहले 2 पर थी, यानी कि कांग्रेस के पास पहले 2 सीटें थीं, लेकिन अब कांग्रेस सिमटकर महज 1 सीट पर रह गई है, यानी कि आधी हो गई। इधर कवासी लखमा और भूपेश बघेल जैसे दिग्गज भी इस चुनाव में धराशायी हो गए हैं। देश के अन्य हिस्सों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस छत्तीसगढ़ में और सिमट गई। विधानसभा चुनाव में घटिया प्रदर्शन के बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का ग्राफ गिर गया। जाहिर है इसका असर भूपेश बघेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं पर जरूर पड़ेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भी इसका जवाब देना होगा। तो दूसरी तरफ एकमात्र सीट अपनी पत्नी ज्योत्सना महंत को जिताने वाले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कद कांग्रेस की राजनीति में बढ़ेगा। वहीं भाजपा के जीतने वाले दिग्गज सांसदों का केंद्र सरकार में शामिल होने का दावा मजबूत होगा। उधर एकमात्र सीट हारने वाली भाजपा की सरोज पांडे के साथ स्थानीय नेताओं के असहयोग और भाजपा नेताओं के कांग्रेस के लिए काम करने जैसे आरोपों की जांच भी पार्टी करेगी। तो लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 11 में से 10 सीटें जीती है, ये बहुत बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत है। जब कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा, पर वो सब के सब हारे। पूर्व मुख्यमंत्री न केवल स्वयं हारे, उनके गृह लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दुर्दशा हुई। 4.5 लाख वोटों से वहां प्रत्याशी कांग्रेस के हारे। उनके जो नज़दीकी और खास लोग थे, जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाई थी, उन्होंने बड़े बड़े नेता, उन सब को भी जनता ने नकारा है। तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी हार हुई है और मुझे लगता है कि ये आखिर जिम्मेदारी किसकी है। कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, ये बताना चाहिए कि कौन इसके लिए दोषी है। देखिए, 1 सीट तो हमारी जीत चुरा ली गई है। 1800 वोट से जो हारे हैं हमारे प्रत्याशी कांकेर के, उसके जो डाक मत पत्र हैं उसमें गड़बड़ियां की गई हैं। उन्होंने शिकायत भी किया है, अब जांच होगी, लेकिन इस बार भी हम लोग बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, यहां कांग्रेस अब महज 1 सीट पर सिमट कर रह गई है। जहां इसके पहले चुनाव में 2019 में कांग्रेस के पास 2 लोकसभा सीट थी, लेकिन अब कांग्रेस के पास में महज 1 लोकसभा सीट रह गई है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, विस्तार से हम जानेंगे और विश्लेषण भी करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले उस पैनल के साथ रूबरू करा देते हैं। गोपाल सामंतो बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा शिल्पा देवांगन कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आप ही के साथ करना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ में इस बार जो हुआ कि पहले अगर हम देखें 2019 के चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस 2 सीटों पर थी, लेकिन अब कांग्रेस सिमटकर महज 1 सीट पर रह गई है। और उस 1 सीट पर भी जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, महज 50 या 50,500 हजार का वो अंतर है। और इस अंतर के साथ में कांग्रेस कोरबा सीट से जीती है। क्या प्रमुख कारण आप देख पा रहे हैं कांग्रेस की इस हालत का छत्तीसगढ़ में? इस चुनाव के पहले कांग्रेस ने जो तैयारी करी थी और उन्होंने तमाम दावे भी किए थे कि इस बार बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और इस बार उनकी सीट जो है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी, लेकिन इसके उलट उन्होंने अपनी 1 सीट और गंवा दी। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि पार्टी पूरे मन से चुनाव नहीं लड़ पा रही थी। कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नहीं था। ये हम बार बार चर्चाओं में ये बातें कहते चले आ रहे थे। विधानसभा में पराजय के बाद एक तैयारी जो दिखनी चाहिए थी, बहुत सारी चीजों में समीक्षाएं होनी थी और लोकसभा के लिए पूरी तरीके से तैयार होके रणनीति बना के उन्हें उतरना था, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया और शायद ये खामियाजा जो है उन्हें भुगतना पड़ा है। जी।
बिल्कुल, यानी कई कारण रहे हैं और इन कारणों पर विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं, उन पर भी उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले गोपाल सामंतु जी से मेरा सवाल रहेगा। गोपाल जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको कि छत्तीसगढ़ में 10 सीटों के साथ में बीजेपी ने अपनी एक अच्छी प्रचंड जीत बीजेपी की हुई है। अगर ऑल ओवर हम देखें तो देश भर में भी, छत्तीसगढ़ में भी जो दावा किया जा रहा था कि 11 की 11 सीटें लेकर आएंगे, लेकिन 10 सीटें लेकर आ पाए हैं। एक जो सीट मात्र बच गई है, जो कोरबा सीट जो कांग्रेस के पास गई, क्या कारण इसके पीछे आप देख पा रहे हैं? पहले तो आपका धन्यवाद नैन्सी जी कि आपने शुभकामनाएं दी, और शुभकामनाएं आपने छत्तीसगढ़ के लिए दी और पूरे देश के लिए दी। पूरे देश में पहली बार इतिहास होने जा रहा है कि एक गरीब घर का बेटा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है देश का लगातार। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस केवल एक सीट पर सिमट के रह गई है, और अगर अविभाजित मध्य प्रदेश पे देखा जाए तो 40 सीट में केवल एक सीट मिला है। और किसी जमाने में कहा जाता था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बेल्ट है वो कांग्रेस का बेल्ट होता है। इसका प्रमुख कारण अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की 3 मूर्तियां दी। एक दिग्विजय सिंह, दूसरे भूपेश बघेल और तीसरे कमलनाथ। कमलनाथ का समय बहुत अल्पकालीन रहा, लेकिन फिर भी वो भी भ्रष्टाचार की मूर्ति रहे। और ये तीनों भ्रष्टाचार की मूर्तियों ने ऐसी दुर्दशा 40 में से एक सीट पर चिपट कर रह गई। और पिछले बार भी यही हालत थी, एक बार की बात नहीं है ये, कमोबेश हर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यही हार का मुंह देखना पड़ता है। कोरबा में मैं कहना चाहूंगा, निश्चित कोरबा में 50,000 वोटों के आसपास से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, और इस जीत पर हम कांग्रेस के जैसे नहीं बोलेंगे गड़बड़ी का ठीकरा हम ईवीएम पर या इलेक्शन कमीशन पर नहीं छोड़ेंगे। हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ताओं में हर जीत और हार का विश्लेषण होता है, और विश्लेषण जरूर होगा, और उस पर चिंतन भी होगा, मंथन भी होगा, और जरूर अगले बार ये कोशिश की जाएगी कि 11 में से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, लेकिन गोपाल जी, इसके पहले ही आपने भी सुना होगा, कांग्रेस के ही एक दिग्गज नेता ये कह रहे थे कि गड़बड़ी का जो आरोप वो लगा रहे थे कि बैलेट पेपर से जो मतगणना हुई है उसमें गड़बड़ी हुई है। उनका ये कहना है कि 1700 से लेकर 1800 के बीच जो मत हैं उनमें गड़बड़ी की गई है। तो कहीं ना कहीं आरोप भी तो लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए गए। कांग्रेस के वही दिग्गज नेता ना जो अपने बंगले से नल, टोटी, टाइल्स, फर्नीचर चुरा के लेके गए थे। जब जो व्यक्ति नल, टोटी, फर्नीचर, बिजली का पंखा, टाइल्स चुरा के ले जाता है तो उसको पूरी दुनिया चोर है। और उनको सबक भी सिखाया है जनता ने। वो भाग के इधर से कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, लेकिन हर बार हार का ही मुंह देखते हैं। जब अंतरात्मा चोर की हो तो हर दृष्टि में वो चोर ही देखेंगे। और ये कांग्रेस की हालत देखिए और मनोस्थिति देखिए, जब देश में ये 52 सीट से 99 सीट पर पहुंच गए हैं, तब इनको जहां पर वो जीते हैं वहां सब कुछ ठीक नजर आता है। और एक भी अगर सीट हार गए तो उसमें वो इलेक्शन कमीशन, कलेक्टर, सरकारी मशीनरी पर दोषारोपण करने से बाज नहीं आ रहे। अरे भाई, आपने 52 से 99 का सफर तय किया है, थोड़ा तो मुस्कुराइए, थोड़ा तो खुश हो जाइए कि चलिए 3 आंकड़ों तक के पहुंचे नहीं, 3 डिजिट के फिगर तक क्या पहुंचे नहीं, लेकिन 52 से 99 तक के पहुंचे, किसी में खुश हो जाइए। चलिए ठीक है, जवाब खुशी बनाने की। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शिल्पा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पा जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आखिर क्या वजह रही कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब लगातार सिमटती जा रही है। इसके पहले 2 सीटें कांग्रेस के पास थीं, लेकिन अब महज 1 सीट बची है कोरबा, और कोरबा में भी बहुत बड़े अंतर से जीत नहीं हुई है। महज 50,000 या 50,500 के बीच का वो आंकड़ा है, जिस आंकड़े के साथ में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की है। क्या प्रमुख कारण आप देख पा रही हैं इसके पीछे? देखिए, नमस्कार। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो भी जनादेश आया है, हम उस जनादेश को ससम्मान स्वीकार करते हैं और देश की जनता को बधाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देते हैं। सबसे पहले मुख्य बात यह है कि ये जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, वो संपूर्ण देश का चुनाव था। पहले चरण में छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, पहले दूसरे चरण में, और साथ ही आसपास के राज्यों के चुनाव भी हुए, और मुख्य रूप से देश के मुद्दों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। आप देखेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिश करती रही कि मुद्दों से भटकाया जाए,
दूसरे विपक्षी दलों को भी और देश की जनता को भी। तो शुरू में हो सकता है पहले दूसरे चरण में उन्हें ये कामयाबी मिली थी और मुद्दों से भटकाने के लिए वो सफल भी रहे, परंतु मुद्दों पर अड़िग रहे। मुद्दे थे महंगाई, मुद्दे थे बेरोजगारी, मुद्दे थे आर्थिक असमानता जो देश में फैली हुई है, 45 वर्षों की जो बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा। और अब संपूर्ण देश में आप उसका रिजल्ट देखिए कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन को, समस्त विपक्षी दलों को एक मुद्दे पे चुनाव लड़ने पर सकारात्मक। तो छत्तीसगढ़ में शिल्पा जी वही तो सवाल है कि जब देश भर में मूलभूत मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया तो छत्तीसगढ़ में आखिरकार वो काम क्यों नहीं किया? छत्तीसगढ़ में क्यों जनता ने नकार दिया? और दावा तो यही कर रहे थे आप ही के पार्टी के प्रवक्ता, इसके पहले जब भी जुड़े हमारे साथ में चुनाव से पहले सबका ये दावा था कि इस बार सभी 11 सीटें जीतेंगे। क्या हुआ फिर? देखिए, हमने सकारात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ा, परिणाम जो भी हो, परंतु हम मुद्दे पर अडिग रहकर जनता की समस्याओं को बोलते हुए, उनके समाधान की बात करते हुए हम अपनी राह पर चलते रहे। ठीक है, जनादेश जो भी आया, मैं फिर से कहूंगी कि जनादेश का हम स्वागत करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सिर्फ चुनाव के लिए झूठ और षड्यंत्र का एक औरा बनाती है। जैसे कि विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक कि बड़े नेताओं के लिए उनका चरित्र हनन करने के लिए भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों और षड्यंत्र का एक औरा बनाया गया, और ये औरा जो था वो अभी तक के बरकरार किया गया इनके द्वारा। तो हो सकता है उसके कारण विपरीत परिणाम आए हैं छत्तीसगढ़ में, बजाय इसके कि बड़े राज्य जो है देश में, जैसे आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब में सकारात्मक परिणाम आए हैं। इंडिया गठबंधन को सकारात्मक परिणाम मिले हैं। निश्चित रूप से प्रथम चरण में हम अपने बूथ स्तर तक के हमारे सूचनाओं को पहुंचाने में असफल हुए होंगे, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण झूठ और षड्यंत्र का जो औरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया, वो कारण हो सकता है। ये चीजों के कारण छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ठीक है, लेकिन कई सारे सवाल तो शिल्पा जी आखिरकार खड़े होते हैं कि इस बार कांग्रेस ने भी कई दिग्गजों को मैदान में उतारा था। खुद भूपेश बघेल भी मैदान में खड़े थे, राजनांदगांव से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें भी भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ताम्रध्वज साहू लगभग 1,45,000 वोटों से वो हार गए, सरोज पांडे 43,000 वोटों से वो हार गई। तो कोई एक नाम नहीं है, कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स हैं, कई बड़े नाम हैं जो इस चुनाव में हार गए हैं। क्या वजह रही है? क्योंकि अगर कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ता है, पार्टी ने भी इतने बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा है? क्या आत्ममंथन की जरूरत नहीं है? क्या मंथन करने की जरूरत, चिंतन की जरूरत नहीं है पार्टी को कि आखिर क्या वजह रही कि भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने इतनी ताकत की, और आप जो कह रही हैं कि मूलभूत मुद्दों पर चुनाव लड़ा, तो प्रचार भी किया होगा उन्हीं मुद्दों को लेकर, लेकिन फिर भी इतने बड़े कद के जो नेता है वो हार गए और भारी मतों के साथ हारे हैं, अंतर के साथ? ये कांग्रेस बहुत ही पुरानी, अनुभवी और संगठनात्मक पार्टी, तो अनुभव के हिसाब से मैं यही कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से आत्ममंथन और पूरी समन्वय के साथ में पूरा सोच विचार करने के बाद में प्रत्याशियों का चयन करती है। और अब जो भी परिणाम आए हैं उसको हम अच्छे से उसका जो है विचार विमर्श करेंगे, उसका मंथन किया जाएगा, ये तो है, समीक्षा की जाएगी, ये तो है। दूसरी बात है, हार का कारण बहुत सारे कारण से एक कारण नहीं होता है। अभी अभी विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी, वो नहीं बन पाने के कारण हो सकता है कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा मतलब हतोत्साहित थे, उन्हें उत्साह, उन्हें चार्ज नहीं कर पाए होंगे, इसलिए बूथ स्तर पर हम अपने चुनाव को जो नीतियां हैं वो नहीं पहुंचा पाए होंगे, ये कारण हो सकता है। परंतु आप देखेंगे जब भी हमें शासन करने का मौका मिला छत्तीसगढ़ में भी, तो छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में हमें उजागर किया, भूपेश सरकार ने उजागर किया था, तो कार्य तो हमने किया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो झूठ और षड्यंत्र और भ्रष्टाचार का झूठा एक औरा बनाया गया, तो वो उन चीजों के कारण हो सकता है हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत ये भी देखिए कि मोदी के चेहरे, मोदी की गारंटी का जो औरा बनाया पूरे देश में, उसकी भी कलई खुल गई है। जनता ने मोदी के चेहरे पर, मोदी के चेहरे को खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पसंद नहीं कर रहे हैं, तो देश की जनता
दिया है। ठीक है शिल्पा जी, मैं गोपाल जी से जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने अभी तक की बातों में कई बार ये जिक्र किया है कि बीजेपी की झूठ और षड्यंत्र के कारण कांग्रेस हारी है, यानी कि आपने अपनी हार का ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ दिया है। गोपाल जी जवाब दीजिएगा, कह रही हैं कि कांग्रेस इसलिए हारी है क्योंकि बीजेपी झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करती है, झूठ और षड्यंत्र के कारण उन्होंने जीत हासिल की है। नैन्सी जी, शिल्पा जी को एक ना इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, एक जानकारी देना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल की बात की इन्होंने, पश्चिम बंगाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। गोपाल जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है? जी बोलिए। मैं शिल्पा जी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में इनके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे थे और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा, यूसुफ पठान उतरे और उतर के उनको चुनाव हरा देते हैं। और इनकी पार्टी का दोगलापन देखिए, शाम को राहुल गांधी ममता बनर्जी को बधाई देते हैं। मतलब इनके सबसे सच्चे सिपाही, लोकसभा में इनका एकमात्र सिपाही जिसको तब ममता बनर्जी ने धराशायी किया, उसको राहुल गांधी बधाई दे रहे हैं। इनके दोगले पर हम झूठ की हालत देखिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए शिल्पा जी, शांति से सुन लीजिए। एंटी इनकम्बेंसी किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। 2000 सुन लीजिए शिल्पा जी, सुनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप लोग सुनते नहीं, इसलिए जनता ने आपको सुनना बंद कर दिया है। मैं तो यही बोल सकता हूँ कि आप सुन लीजिए। मैं नहीं तो देखिए, आप जब बोल रहे थे मैंने एक बार आपको रोका नहीं। गठबंधन कैसी, पोस्ट पोल या प्री पोल, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा जनता को कि आपने पोस्ट पोल गठबंधन किया कि प्री पोल गठबंधन किया। आप बताइए, पोस्ट पोल गठबंधन है कि प्री पोल गठबंधन है? आप बार बार सवाल उठा रहे हैं एनडीए पर। एनडीए की तो सरकार बन रही है और एनडीए में जितने गठबंधन है सब प्री पोल गठबंधन है, एक भी पोस्ट पोल गठबंधन नहीं है एनडीए में। दूसरी बात आपको बताता हूं मैं, हार किसको बोलते हैं? 2009 में 206 सीट थी कांग्रेस की और एंटी इनकम्बेंसी 214 में उनको 44 सीट पे आई। आपके मौके में आपने बोला, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, जनता ने भी आपको सुनना बंद कर दिया। आपने किसी को भी सुनने के लिए आप तैयार नहीं, कांग्रेस पार्टी किसी को भी सुनना नहीं चाहती। आप बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूँ। एक एक करके इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी, एक एक करके शिल्पा जी आप बोल लीजिए, मैं सुन। अहंकार में चूर होकर जिस प्रकार से हम लोगों ने 400 पार का नारा किया था, आज आप अहंकार चूर चूर हो गया है। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का दिल टूट गया है, आप थोड़ी सी नाराज भी होंगी, थोड़ी सी नाखुश भी। ठीक है, एक एक करके मैं सवाल लूंगी, क्योंकि इस प्रकार इस तरह से चर्चा हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मेरा सवाल आपसे रहेगा शिल्पा जी कि क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में चिंतन और मनन की बेहद जरूरत है? विधानसभा चुनाव में इसके पहले हमने देखा कि करारी हार का सामना करना पड़ा, विधानसभा चुनाव में भी जनता ने नकार दिया, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए ये भी साफ सभी के सामने हैं। क्या लगता है आपको कि नेतृत्व में कहीं कमी रह गई है? जी बिल्कुल, चिंतन और मनन की बहुत जरूरत है और नेतृत्व में नीति और नियत में कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस प्रकार के हालात जो हम जनता तक अपनी बातों को क्योंकि शिल्पा जी देखिए ना, जब प्रचार चला छत्तीसगढ़ में तो समय महज भूपेश बघेल ही ऐसे थे जिन्होंने 80 से ज्यादा सभाएं की हैं। भूपेश बघेल के हाथों ही पूरी कमान सौंप दी गई। राहुल गांधी ने महज 2 बार चुनावी सभा की, खड़गे मात्र 1 बार आए, प्रियंका गांधी भी मात्र 1 बार आई। तो जो केंद्रीय नेतृत्व था वो तो छत्तीसगढ़ से अलग हो गया था ना, उसने तो छत्तीसगढ़ में इतना ध्यान नहीं दिया। पूरी कमान भूपेश बघेल के हाथों सौंप दी गई। भूपेश बघेल ने 80 से ज्यादा सभाएं की। इधर पे अगर दीपक बैच की बात कर लें तो उनके हाथों जो स्थानीय नेता थे, जो राज्य के जो नेता थे, उन्हीं के हाथों में कमान सौंपी गई थी। केंद्रीय लीडर का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। क्या आपको लगता है कि ये एक प्रमुख वजह हो सकती है केंद्रीय नेतृत्व की नाराजगी कह लें इसके, या फिर हम कह लें कि इसको जो उन्होंने कम ध्यान दिया छत्तीसगढ़ में? नहीं, इसमें नाराजगी वाली तो कोई बात आती ही नहीं है। नाराजगी कहाँ से की? यदि आप 2 बार 3 बार की सभाएं ले रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा सभाएं हो रही हैं, मतलब इसमें नाराजगी वाली तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, केंद्रीय नेतृत्व अच्छी तरीके से जानता है कि छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वो अपने आप में सक्षम है, इसलिए उनके हाथ में निश्चित रूप से पूरी मेहनत भी की गई, पूरी शिद्दत से मेहनत की गई। उसके बाद भी परिणाम विपरीत आते हैं तो एक प्रमुख कारण ये हो सकता है कि जनता हमारी बातों को पहुंचाने में हम और हमारे कार्यकर्ता असमर्थ रहेंगे। फिर भी कार्यकर्ता
की, पूरे दिल से मेहनत की थी, हर बूथ लेवल तक मेहनत की है हमारे कार्यकर्ताओं ने। बहुत कुछ समय की, कुछ हालातों की, परेशानियों के कारण आप देखेंगे जिस प्रकार से ये चुनाव हुआ कि किस प्रकार से दबाव बनाया गया केंद्रीय स्तर पर, ईडी, आईटी, सीबीआई का किस प्रकार से दबाव बनाया गया, एक दबाव में ये चुनाव हुआ। आप देखेंगे कि किस प्रकार से मुख्यमंत्रियों को, बाकी मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, वो एक दबाव का माहौल था। आप देखेंगे कांग्रेस के खाते किस प्रकार से सीज किए गए, वो एक दबाव का माहौल था। तो कहीं ना कहीं दबाव में चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव होता बिना दबाव के, तो आज जो देश में जो परिणाम आए हैं, आप सोचिए वो परिणाम और भी अच्छे और सकारात्मक होते। बिल्कुल, यानी कि बार बार आप घूम फिर कर एक ही मुद्दे पर आ रही हैं कि अगर जो झूठ और षड्यंत्र की राजनीति बीजेपी ना करती तो शायद कांग्रेस जीत जाती। ठीक है गोपाल जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जो वादे किए गए थे लोकसभा चुनाव के समय पर, क्या वो वादे अब पूरे किए जाएंगे? वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कही गई, उसके बाद यूसीसी कहा जा रहा है कि देश भर में लागू किया जाएगा, तो क्या अब इन जो वादों पर अब छत्तीसगढ़ की सरकार अमल करेगी आगे? निश्चित अमल करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करेगी। की सरकार नहीं है कि जो बोलेगी वो करेगी नहीं, और 5 साल तक टालम टोल करते रहेगी, गंगा जल हाथ में लेकर झूठ बोलते रहेगी। और मैं इन चुनावों में नैन्सी जी एक बात और कहना चाहता हूँ, 3 व्यक्तियों की छत्तीसगढ़ में नैतिक हार हुई, अब तीनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहला भूपेश बघेल, जो अपनी सीट विधानसभा में जीत जाते हैं लेकिन लोकसभा में जाके हार जाते हैं, मुख्यमंत्री 5 साल के रहे हैं, वो उसको मानना चाहिए कि अगर वो मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद इतनी बड़ी लंबी चौड़ी हार होती है, उनकी नैतिक हार है। दूसरा दूसरे दीपक बैज अध्यक्ष रहते हुए अपने बस्तर सीट को नहीं जिता पाते, उनकी भी नैतिक हार। और तीसरे देवेंद्र यादव, जो विधानसभा में विधायक रहते हुए जाके बिलासपुर में चुनाव लड़े और 2 लाख 3 लाख वोटों से हारे। 3 लाख वोटों से हारना बहुत बड़ी बात होती है। जब ये तीनों की तो नैतिक हार हुई है, तीनों को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और दोबारा जनता के बीच में जाके काम करना चाहिए, और काम करके अपने आप को साफ सुथरा बता देना चाहिए। और शिल्पा जी बार बार बोल रही है कि 2 मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, हमको डराया गया। अरे जिसने गलती की नहीं कि उसको कैसा डर? एक मुख्यमंत्री जिसके 5 सचिव जेल में है, 2 ओएसडी जेल में है, उनको डर लगना वाजिब है। जिन्होंने अपने लोगों से बहादुर सट्टा ऐप खिलवाया, उनका डर वाजिब है। जिन्होंने अपने लोगों से कोयला घोटाला करवाया, उनका डर वाजिब है। 5 कांग्रेस के नेता आज जेल में है, उनका डर वाजिब है। वो सही बोल रही है कि उनको डर सता रहा था कि कब मेरे को जेल हो जाएगा, कब मेरे घोटाले खुल जाएंगे। और लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने भी उनका हर मोड़ पर, हर ब्लॉक में उनका विरोध किया। आपने भी वीडियो देखा होगा जहां वो जाते थे, विरोध करते थे कि 5 साल तो आप दिखे नहीं, 5 साल बाद वोट मांगने आए। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद के पूर्व अध्यक्ष ने खुलेआम वीडियो में उनका विरोध किया, और ये उनकी नैतिक हार है। शिल्पा जी को मानना चाहिए और ऐसे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, भूपेश बघेल को जाके समझाना चाहिए कि आप अपनी नैतिक हार मान लीजिए और इस्तीफा दे दीजिए। बिल्कुल, चिंतन मनन की आवश्यकता तो जरूर लगती है। यहाँ पर कांग्रेस को चिंतन मनन करना चाहिए कि आखिरकार क्यों छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सिमटती हुई जा रही है। आखिरी सवाल नागेंद्र जी से ले लूंगी मैं, चूंकि चर्चा को विराम देने का समय आ गया है। नागेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या आपको नहीं लगता कि संगठन में बदलाव की जरूरत है? चूंकि दीपक बैज के आने के बाद से अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में तो लगातार कांग्रेस सिमटती जा रही है। विधानसभा का चुनाव में हमने देखा जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, उसके बाद लोकसभा के जो परिणाम आए, कई दिग्गज अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। जिस तरह से गोपाल जी ने भी कहा कि बस्तर सीट जो कि एक दीपक बैज का एक गढ़ कहा जाता था, लेकिन दीपक बैज बस्तर को भी नहीं बचा पाए। कई सारी ऐसी सीटें रही हैं जिन पर कांग्रेस का वर्चस्व था, दिग्गज थे, और अगर वो उतनी मेहनत या कोशिश करते तो शायद वो सीट आज उनके पास होती। क्या लगता है, नेतृत्व की कमी रह गई है या संगठन में अब बदलाव की जरूरत है? देखिए नैन्सी जी, ईमानदारी की बात कहें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने कुछ गेन नहीं किया है। इनकी जो तैयारी दिख रही थी, कार्यकर्ताओं के बीच जो उत्साह नहीं था और जो अंतर कला दिख रहा था, बाहर से आए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनके साथ भी ये अपमान कर रहे थे। मतलब एक तरीके से इनका मूड ही नहीं था। ये तो पूरी की पूरी 11 सीट देने के मूड में नजर आ रहे थे। वो तो 1 सीट इन्होंने बचा ली, तो एक तरीके से एक उपलब्धि है। तो ये जो चीजें हैं कि ये अपने नेतृत्व को संभाल नहीं पा रहे, कार्यकर्ताओं के बीच एक अनुशासन जो बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, और ईमानदारी से
मायनों को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रजातंत्र में जनता की सेवा करनी होती है, किस तरीके से अपने पार्टी को स्टेबल करना होता है। बाहर से भी जो आए मुद्दे, उनको इन्होंने कभी जनता के बीच रखा ही नहीं। अगर ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद से जुड़े हुए मुद्दे या केंद्रीय मुद्दे, और स्थानीय जो मुद्दे थे वो तो विधानसभा में चूंकि इनकी कार्यप्रणाली से ये खारिज कर दिए गए थे, और उसी को अगर ये दोहराते रहे लोकसभा चुनाव में, तो स्वाभाविक रूप से जनता एक ढोल जो बज चुका है उसको दोबारा सुनना पसंद नहीं करती। बिल्कुल। तो ये सब तमाम कारण ऐसे बनते गए, और इस पे निरंतर मंथन की जरूरत है। नेताओं को भी अपने चाल चरित्र पे बात करनी होगी, उनको समझना होगा। जुबान जो इनकी कई बार फिसलती है उस पर भी नियंत्रण रखना होगा। जनता के बीच अपने आदर्श को, अपने आचार विचार को और अपनी पार्टी के गरिमाओं के अनुकूल अपने व्यवहार को दिखाना होगा, तब जाके ये कांग्रेस को स्टेबल कर सकते हैं। जी बिल्कुल नागेंद्र जी, जो आपने एक बात कही और लगातार गोपाल जी भी वही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की जो कमी कांग्रेस में रही है, और वही कमी के कारण कांग्रेस को इस प्रकार के नतीजों का सामना करना पड़ा है। खैर, अब आत्मचिंतन की जरूरत है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब कांग्रेस किस तरह से उभरती है और किस प्रकार अपने मुद्दों को जनता के बीच रख पाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और चर्चा के लिए भी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ा है, जहां लगातार कांग्रेस पहले ये दावा कर रही थी कि इस बार सभी 11 लोकसभा सीटें कांग्रेस अपने पाले में करेगी, लेकिन जब परिणाम आए तो उसके इतर ही ये परिणाम देखने को मिले हैं। बीजेपी 10 सीटों पर जीत गई है। एकमात्र सीट जो कि कोरबा रही, कोरबा से ज्योत्सना महंत बहुत ज्यादा अंतर से नहीं जीती हैं, 50 या 50,500 हजार के अंतर से ज्योत्सना महंत यहां पर कोरबा से कांग्रेस की तरफ से जीती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस परिणाम के बाद में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपने आप में कितना बदलाव करती है, और जो नेतृत्व की बात लगातार की जा रही है, आखिरकार वो नेतृत्व अब कितना सक्रिय होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।